KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत यूनियन बजट पर एक एक्सप्लेनर के साथ। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे बजट 2021 में कौन से बड़े ऐलान हुए और किस सेक्टर को क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सबसे ज्यादा हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंस, किसान और गरीबों के लिए कई घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं स्वास्थ्य सेक्टर को बजट में क्या मिला है। साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले लगभग 135% बढ़ गया है। कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा। केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना पर 6 सालों में करीब 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा, जिससे 50,000 बच्चों की जान हर साल बचाई जा सकेगी। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। आइए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। इसे बजट में क्या मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है और इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। अब जानते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए साल 2030 में एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। ये योजना साल 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोननगर गोमो सेक्शन PPP मोड में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुड गवर्नेंस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म के लिए नए प्रस्ताव का ऐलान। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड प्रोफेशनल एक्ट लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल लाने की बात कही है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए काम होगा। किसानों के लिए सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनको जानते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है और सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी वीड पार्क बनेगा। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी पहुंच होगी। अब राजकोषीय खर्च की बात कर लेते हैं। अगले वित्त वर्ष में पूंजी व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो चालू वित्त वर्ष में 4.39 लाख करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान है, जो बजटीय अनुमान 3.5% से कहीं ज्यादा है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार साल 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% के नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं टैक्स यानी कर प्रस्ताव की। 75 वर्ष की आयु से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। बैंक TDS यानी स्रोत पर कर कटौती काटेंगे। आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिए समय सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। गंभीर धोखाधड़ी मामलों में यह 10 साल है। अब बात करते हैं आवंटन और सुधार की। बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। अन्य घोषणाओं की बात करते हैं। रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि साल 2030 को ध्यान में रखते हुए रेलवे के लिए एक प्लान तैयार हो रहा है। 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। पर्यटन वाले रूट्स पर नई ट्रेन चलेंगी और नए कोच लगाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान है। प्राइवेट सेक्टर से 30,000 बसें लेकर चलाई जाएगी। बंगाल में नेशनल हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना तीसरा बजट दिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। ये भी जान लीजिए कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा।
गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। इसके लिए 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली हेडलाइन है, म्यांमार से सेना ने किया तख्ता पलट, आंग सान सू ची गिरफ्तार, भारत समेत कई देशों ने जताई चिंता। यह टॉपिक जर्नल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में लेकर देश में अगले 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति माइंटस्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और सभी शक्तियों को कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्यांग को स्थानांतरित कर दिया गया है। म्यांमार में 1 फरवरी को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश की सेना के टीवी चैनल पर कहा गया कि देश में 1 साल तक आपातकाल रहेगा। आपको बता दें कि पिछले साल 8 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीट जीत ली थी। इस चुनाव को कई लोगों को आंग सान सू ची सरकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा गया। साल 2011 में सैन्य शासन खत्म होने के बाद से ये दूसरा चुनाव था, लेकिन म्यांमार की सेना ने इन चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है। म्यांमार की राष्ट्रीय सलाहकार आंग सान सू की, राष्ट्रपति विन मिंट और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को 1 फरवरी की सुबह सेना ने हिरासत में ले लिया था। सेना ने सोमवार को संसद की बैठक को स्थगित करने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में तख्ता पलट की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजनेताओं की गिरफ्तारी और सेना द्वारा सत्ता पर नियंत्रण किए जाने की निंदा की है। अमेरिका ने भी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। बयान में कहा गया है कि यदि हाल ही के चुनावों के नतीजों में कोई गड़बड़ी की गई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रयास उचित नहीं है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी म्यांमार में सैनिक कार्रवाई और आंग सान सू की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मतदान का सम्मान किया जाना चाहिए और राजनेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वो स्थिति पर नजर रख रहा है। म्यांमार में लंबे समय के सैनिक शासन के बाद साल 2015 में आंग सान सू की ने असैनिक सरकार की कमान संभाली थी। पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनावों में उनकी NLD पार्टी को भारी सफलता मिली थी और सेना समर्थित USDP पार्टी को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। USDP ने चुनाव में कुप्रबंधन और पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी और दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। म्यांमार में साल 2011 में लोकतांत्रिक सुधारों से पहले तक सैन्य सरकार थी। आइए जानते हैं कौन है आंग सान सू ची। आंग सान सू ची म्यांमार की आजादी के नायक रहे जनरल आंग सान की बेटी है। 1948 में ब्रिटिश राज से आजादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सू ची उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। साल 1989 से साल 2010 तक सू ची ने लगभग 15 साल नजरबंदी में गुजारे। साल 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सू ची को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2015 के नवंबर महीने में सू ची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। यह म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया। म्यांमार का संविधान उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकता है क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं, लेकिन 75 वर्षीय सू ची को म्यांमार की सर्वोच्च नेता के रूप में देखा जाता है। Moving on to the next news, the topic is India in IER report. This topic relates to GS Paper 3 Economy. Germany ranks first in the PhD CCI International Economic Resilience rank, followed by India and South Korea at 2nd and 3rd positions respectively, according to the report released by industry body PhD CCI. एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के लिए 2021 में जर्मनी के बाद भारत सबसे ज्यादा लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आएगा। Here are some important facts for you. It is based on analysis of 5 lead macroeconomic indicators reflecting our country's economic performance, including real GDP growth rate, merchandise export growth rate, current account balance as percentage of GDP, general government net lending borrowing as percentage of GDP and gross debt to GDP ratio. टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज में भारत की IER रैंक दूसरे नंबर पर है, जो कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण महामारी में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत लचीलेपन होने का संकेत देती है। दुनिया की टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज में भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट साल 2021 में
सबसे ज्यादा 11.5% होने का अनुमान है। साल 2021 में माल निर्यात की वृद्धि दर यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ 14% पर सबसे मजबूत होने का अनुमान है। ये स्थिति देश की अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में मजबूत क्षमता को दर्शाती है। हेडलाइन है कि एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा ब्रिटेन। ये टॉपिक जर्नल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करता है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP करार में शामिल होने के लिए आवेदन करने जा रहा है। ये 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है। ब्रिटेन ने अपनी ब्रेक्जिट के बाद की योजना के तहत इस करार में शामिल होने की घोषणा की है। इस खबर से जुड़े हाईलाइट समझिए। इस योजना को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगुवाई वाली सरकार की व्यापक व्यापार रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसका मकसद दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही इसके जरिए ब्रिटेन भारत सहित उन देशों के साथ भागीदारी करना चाहेगा जो मुक्त और उचित तरीके से व्यापार में विश्वास करते हैं। CPTPP के देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। पिछले साल 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया था और उसने ब्रेक्जिट बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया था। यह प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में पूरी हो गई। जॉनसन ने कहा, EU से बाहर निकलने के 1 साल बाद हम नई भागीदारी कर रहे हैं जिससे ब्रिटेन के लोगों को काफी आर्थिक लाभ मिलेंगे। The UK has been a major beneficiary of the rise of digital trade with over 67% of service exports worth £190.3 billion being digitally delivered. The UK says its membership will complement the bilateral FTAs it has already concluded or is negotiating with 9 of the CPTPP members, including Japan and Canada. अगली हेडलाइन है, केन्स को 1.4 अरब डॉलर की देनदारी के बदले ऑयल फील्ड दे सकती है सरकार। ये टॉपिक जर्नल स्टडी पेपर 3 के एनर्जी से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ब्रिटेन की कंपनी केरन्स एनर्जी को 1.4 बिलियन डॉलर की देनदारी के बदले रत्ना R सीरीज जैसे ऑयल फील्ड सौंप सकती है। इससे सरकार को डिफॉल्ट के मामले में विदेशी परिसंपत्तियां जब्त होने से बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही संघर्षरत ENP सेक्टर यानी घरेलू खोज और उत्पादन क्षेत्र में एक अनुभवी कंपनी लाने में मदद मिल सकती है। केरन्स एनर्जी ने भारत को सबसे बड़ा अंतर्देशीय तेल क्षेत्र खोज कर दिया है, लेकिन 10,247 करोड़ रुपए की टैक्स मांग के बाद केरन्स ने भारतीय कारोबार बंद कर दिया। सरकार ने कंपनियों पर पिछली तारीख से टैक्स लगाने की व्यवस्था के तहत केरन्स से यह टैक्स मांग की थी। हालांकि कंपनी अब इस टैक्स डिमांड के खिलाफ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जीत हासिल कर चुकी है। इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने सरकार को केरन्स के बेचे शेयरों का मूल्य, जब्त किए गए डिविडेंड्स और रोके गए टैक्स रिफंड को लौटाने के लिए कहा है। कोविड-19 महामारी से जूझती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्व खोजने में पहले से ही संघर्ष कर रही सरकार के लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ अपील के विकल्प सीमित हैं और सरकार इतना भारी भरकम भुगतान करने में भी सक्षम नहीं हो सकती। सरकार के पास एक विकल्प यह है कि वह अन्य कंपनियों के द्वारा विभिन्न कारणों से लौटाए गए तेल और गैस क्षेत्रों में से एक या ज्यादा केरन्स को सौंप दे। सरकार केरन्स को अरब सागर में स्थित रत्ना एंड R सीरीज ऑयल एंड गैस फील्ड्स दे सकती है। अनुबंध की शर्त बदल जाने के बाद साल 2016 में यह क्षेत्र SR ऑयल और प्रीमियम ऑयल के गठजोड़ से वापस ले लिए गए थे। राजस्थान के बाड़मेर में ऑयल फील्ड, जिसे मूल रूप से केरन्स एनर्जी ने ही खोजा था, एक और विकल्प हो सकता है। As India is a signatory to the New York Convention, the award can be enforced against Indian assets in numerous jurisdictions around the world, for which the necessary preparations have been put in place, referring to the 1959 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. पूर्वव्यापी कर की मांग उठाए जाने के बाद से पिछले 7 वर्षों में कोई बड़ी तेल और गैस क्षेत्र की खोज नहीं हुई है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका मिला था। ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए भारत सरकार को केरन्स एनर्जी को भुगतान करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने सरकार को केरन्स के बेचे शेयरों का मूल्य, जब्त किए गए लाभांश और रोके गए कर रिटर्न को लौटाने के लिए कहा। अब क्या है पूरा विवाद, इसे भी समझ लीजिए शॉर्ट में। टैक्स विवाद का मामला एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चल रहा था। केरन्स ने मार्च 2015 में भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के 1.6 अरब डॉलर से अधिक के डिमांड के खिलाफ औपचारिक मामला दायर किया था। यह टैक्स विवाद साल 2007 में उस समय इसके भारतीय कंपनी की लिस्टिंग से संबंधित था। भारत सरकार ने केरन्स को
डिविडेंड के शेयरों को देने से इनकार करते हुए राशि जब्त कर ली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेदांता के साथ अपने विलय के बाद केरेंस इंडिया में कंपनी के हिस्से के अवशिष्ट शेयरों को समाप्त कर दिया था। अगली हेडलाइन है फॉरेन ट्रूप्स टू स्टे इन अफगानिस्तान। ये न्यूज जलन स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। अमेरिका के एक निगरानी समूह ने 1 फरवरी 2021 को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के हमले बढ़ गए हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों, नागरिक संस्थाओं के नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते पर पुनः गौर करने की योजना के ऐलान के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और तालिबान ने पिछले साल फरवरी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी बल द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि तालिबान द्वारा साल 2020 की आखिरी तिमाही में हुए हमले पिछली तिमाही से थोड़े से कम थे, लेकिन इस अवधि में 2019 में हुए हमलों से काफी ज्यादा थे। रिपोर्ट में अमेरिकी बलों के हवाले से कहा गया, दुश्मनों के हमले काबुल में पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ गए हैं। नाटो के वरिष्ठ अधिकारी कह चुके हैं कि इंटरनेशनल ट्रूप्स की अफगानिस्तान में तैनाती मई महीने की डेडलाइन से परे है, यानी अंतरराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों की तैनाती आगे भी जारी रहेगी। हालांकि यह ऐसा कदम है जो तालिबान के साथ तनाव को बढ़ा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और तालिबान ने पिछले साल फरवरी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत मई तक सभी विदेशी सैनिकों की वापसी के लिए कुछ सुरक्षा गारंटी को पूरा करने की शर्त रखी गई थी। अमेरिकी सेना ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या कम करते हुए 2500 करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अप्रैल के बाद क्या होगा, इस योजना पर अब विचार किया जा रहा है और फरवरी में नाटो की एक महत्वपूर्ण बैठक में एक शीर्ष मुद्दा बनने की भी संभावना है। सितंबर में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच दोहा में शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन हिंसा के मामलों में कमी नहीं आ रही थी। काबुल के साथ कई विदेशी सरकारों और एजेंसियों का कहना है कि तालिबान बढ़ती हिंसा की घटनाओं के चलते शर्तों को पूरा करने में तो विफल रहा ही है, साथ ही अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंधों में कटौती करने में भी फेल रहा है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। इन तमाम खबरों से जुड़े हुए शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे www.ksgindia.com/news पर। थैंक यू, बेस्ट विशेस।